आज हम लोग पृथ्वी के चुंबकत्व का तीसरा एलिमेंट पढ़ेंगे। आपको याद होगा 3 एलिमेंट बताए गए थे आपको। सबसे पहला दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दूसरा नति अथवा नमन कोण, एंगल ऑफ डिप, और तीसरा जो कंपोनेंट आपको बताया गया था, तीसरा जो एलिमेंट पृथ्वी के चुंबकत्व का है वो है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। आपने जब एंगल ऑफ डिप को पढ़ा, नति अथवा नमन कोण, तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने उसमें देखा कि अगर हम किसी कंपास को, मैग्नेटिक नीडल जो कि ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, उसको अगर हम ऐसा चुंबकीय यामोत्तर में रखें, चुंबकीय यामोत्तर में रखने का तरीका आपको बताया गया था। क्या तरीका था, याद है किसी को? सबसे पहले एक कंपास रख लेंगे टेबल में या जमीन में, नॉर्थ और साउथ में ऐसा निशान लगा लेंगे, कंपास हटा देंगे, एक स्केल से दोनों पॉइंट मिला देंगे, एक लाइन आ गई, उसके ऊपर हम अपना डिप सर्कल रख देंगे। उस आधार उस लाइन पर ही आना चाहिए उसका, और उस समय हम देखते हैं कि वो नीडल या तो क्षैतिज से थोड़ा झुकी हुई होती है और या क्षैतिज से थोड़ा उठी हुई। विषुवत रेखा पर आपने देखा कैसी थी, क्षैतिज भी होती है। तो अगर कोई व्यक्ति विषुवत रेखा पर रहता है तो वहां पर फिर उसको हॉरिजॉन्टल भी मिलेगी वो। लेकिन क्या हमने देखा कि चुंबकीय सुई को रखना कहाँ रहता है उस समय हमको, चुंबकीय यामोत्तर में। कहीं भी और किसी भी तरफ रख दो, ऐसा नहीं है आपका। आप उसको मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रखेंगे और उस समय हॉरिजॉन्टल से जितना ऊपर या जितना नीचे झुकी रहती है वो एंगल ही आपका कौन सा एंगल कहलाता है, वो एंगल ऑफ डिप, नति अथवा नमन कोण। तो हम इसका एक फिगर बनाते हैं और उसकी मदद से क्षैतिज घटक को हम स्टडी करेंगे। मैं पूरा कंप्लीट फिगर इसका बनाऊंगा, आप ध्यान से देखिए। ये हमने एक इस तरीके का फिगर बनाया, और ये जो पीछे एक तल बनाया हुआ है हमने, ये हमारी लोकेशन है। ये माई लोकेशन, ये वाला जो पॉइंट है ये है जियोग्राफिकल नॉर्थ। ये जो पॉइंट है ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये है मैग्नेटिक साउथ। और जियोग्राफिकल साउथ कहां पर है? तो जियोग्राफिकल साउथ इसके पीछे कहीं पर होगा। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली पॉइंट्स की, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये 2 प्लेन यहां पर आपको दिख रहे होंगे। ये वाले प्लेन का नाम क्या होगा? ये मेरी लोकेशन है, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है, और पीछे कहीं यहां पर जियोग्राफिकल साउथ होगा। तीनों को मिलाता हुआ हमने एक पीछे प्लेन बना दिया। तो बताएं ये वाले प्लेन को क्या बोलेंगे? जियोग्राफिकल मेरिडियन, भौगोलिक यामोत्तर। याद नहीं आया आपको? और ये जो हमने प्लेन बनाया ये वाला, ये मेरी लोकेशन, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, इन 3 बिंदुओं से गुजरने वाला तल है। ठीक है, आप ये सोच सकते हैं कि इसमें तो एक चौथा बिंदु भी है, लेकिन हमने आपसे बात की कि एक ऐसा तल जो कम से कम 3 बिंदुओं से गुजरे। होने को तो इस तल में असंख्य बिंदु हो सकते हैं, लेकिन हमने कितने बिंदु चाहिए? कम से कम 3। तो इसमें देखो कम से कम 3 बिंदु है कि नहीं है? ये वाला जो आपका मेरिडियन है ये भी है, क्योंकि प्लेन बना हुआ है। तो ये है मेरी लोकेशन, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से गुजरने वाला तल है ये, इसलिए इस तल का हमने नाम रखा मैग्नेटिक मेरिडियन। ऐसे
आप जो कंपास रखोगे डिप एंगल नापने के लिए, उसको कहां पर रखोगे? भौगोलिक यामोत्तर में रखोगे जाके, या चुंबकीय यामोत्तर में रखोगे? चुंबकीय यामोत्तर में रखा जाता है ना उसको। तो ये हमारा आगे वाला जो तल बना हुआ है, ये चुंबकीय यामोत्तर है। अगर ये चुंबकीय यामोत्तर है, तो जब हम इसमें नीडल रखते हैं तो हमने क्या देखा, किसी स्थान पर हमने इसको रखा और हमने पाया कि मैग्नेटिक नीडल इस तरह से हमको दिखाती है, और ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नीडल का साउथ है। ठीक है, वो जो डिप सर्कल आपको याद आया ना, तो डिप सर्कल जब हमने चुंबकीय यामोत्तर में रखा, तो चुंबकीय यामोत्तर में रखने पर उसकी जो नीडल लगी हुई है, वो नीडल ऐसा क्षैतिज से थोड़ा नीचे झुकी हुई दिखाती है हमको। आप देखें, ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? क्षैतिज। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये क्षैतिज दिशा है, ये वाली डायरेक्शन। तो हम चाहें तो इसको यहां नोट कर सकते हैं, ये डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्षैतिज दिशा है ये। और ये दिशा कौन सी दिशा है? ये वाली, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ऊर्ध्वाधर दिशा जिसको कहते हैं। तो ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है। और हमने देखा कि जब हमने अपनी जहां पर भी हम रहते हैं, वहां पर हमने चुंबकीय यामोत्तर में डिप सर्कल को रखा, तो उसके अंदर की जो नीडल थी वो थोड़ा सा ऐसे झुकी हुई हमको दिखाती है। आप देखें, ये सुई, ये क्षैतिज दिशा है, तो क्या ये नीडल आपको बिल्कुल क्षैतिज दिखाती है? ये क्षैतिज से झुकी है कि नहीं झुकी है? तो अब आप मुझे बताएं, इस एंगल को क्या बोला जाएगा? ये वाला जो एंगल होगा, बता सकते हैं आप मुझे? क्या ये नति अथवा नमन कोण है? नहीं, ये दोनों यामोत्तरों के बीच का कोण है, इसलिए ये है दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है ये, अल्फा। और नति अथवा नमन कोण किसको कहते हैं बताइए? चुंबकीय यामोत्तर में डिप सर्कल को रखा जाए, उस समय क्षैतिज दिशा से जितना झुकी हुई होती है नीडल, या जितना ऊपर ऐसे उठी हुई होती है, वो वाले एंगल को ही हम क्या बोलते हैं? नति अथवा नमन कोण। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, इस फिगर में नति अथवा नमन कोण कहां पर पड़ेगा? ये मैग्नेटिक नीडल है, ये क्षैतिज दिशा है, देखो हमने यहां लिखी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये ऊर्ध्वाधर दिशा है। तो अब मुझे आप बताएं, यहां पर नति अथवा नमन कोण इस फिगर में कौन सा होगा? किस कोण को नति अथवा नमन कोण कहते हैं? अभी 3 बार मैं बता चुका हूं, क्षैतिज से जितना झुकी हो या जितना उठी हो। तो क्षैतिज कहाँ है? ये है। इस बार सुई झुकी है कि उठी हुई है? ऊपर की तरफ झुकी हुई बनी हुई है। तो क्षैतिज से जितना भी ये कोण से झुकी हुई होती है, ये वाले एंगल को ही हम क्या बोलते हैं? नति अथवा नमन कोण। अभी भी नहीं समझ आया? आया? किसी किसी जगह पर सुई हमारी क्षैतिज से ऐसा क्या होगी, ऊपर की तरफ भी हुई होगी, लेकिन हमने बाई चांस मैंने मान लिया कि हम उस लोकेशन पर हैं जहां पर जब हम मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक मेरिडियन चुंबकीय यामोत्तर में रखते हैं तो वो थोड़ा सा झुकी हुई रहती है, मान लिया हमने, और ये फिगर हमने बनाया। अगर उठी हुई होती तो हॉरिजॉन्टल ऐसे रहता और मैग्नेटिक नीडल ऐसे रहती फिर उस समय। समझ आ रहा है आपको? अगर मैं उस फिगर को भी आपको बना के दिखाऊं कि उस लोकेशन में किसको क्या बोलेंगे, तो चलिए मैं बना के आपको उसको भी दिखा देता हूं, आप ध्यान से देखिए। अब आप मुझे सारी बातें बताएंगे, क्योंकि पूरा अर्थ्स मैग्नेटिज्म कंप्लीट होने में है और आपने सब कुछ पढ़ रखा है। अब ये हमने बनाया अपनी लोकेशन,
ये हमने पॉइंट लिया जियोग्राफिकल नॉर्थ, भौगोलिक उत्तर। ये हमने पॉइंट लिया मैग्नेटिक नॉर्थ, यानी कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। ये हमने लिया पॉइंट मैग्नेटिक साउथ, चुंबकीय दक्षिण। और भौगोलिक दक्षिण कहाँ है? ये तो उत्तर है। भौगोलिक दक्षिण, क्योंकि दो प्लेन ऐसे हैं, तो ये जो पीछे होगा इसका ये वाला पॉइंट भौगोलिक दक्षिण होगा, क्योंकि स्थल के पीछे हमको दिखाई नहीं दे रहा है। और बताइए ये क्या कहा जाएगा इसको, और इसको क्या बोला जाएगा? तो ये तो पूरा का पूरा प्लेन है, तल है। अगर तल है तो ये कौन सा तल है? भौगोलिक यामोत्तर की चुंबकीय यामोत्तर? ये भौगोलिक यामोत्तर है, जियोग्राफिकल मेरिडियन। ये क्योंकि मेरी लोकेशन चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण से गुजरने वाला तल है, इसलिए ये कैसा होगा? ये चुंबकीय यामोत्तर होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। और जब हमने चुंबकीय यामोत्तर, हम चुंबकीय यामोत्तर बार बार आगे क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमने जो डीप सर्कल अपना रखना है वो चुंबकीय यामोत्तर में रखना है। अगर हम इसको पीछे बना देंगे तो वहां डीप सर्कल रखोगे तो दिखेगा क्या आपको? आपको दिखेगा नहीं। अब हमने अपने चुंबकीय यामोत्तर में डीप सर्कल को रखा। जैसे डीप सर्कल रखा, हमने पाया कि मैग्नेटिक नीडल हम ऐसी जगह पर हैं, वहां मैग्नेटिक नीडल क्षैतिज दिशा से ऐसा ऊपर उठी हुई रहती है, तो ऐसे मैग्नेटिक नीडल रहती है। इधर की तरफ नीडल का नॉर्थ रहता है, इधर साउथ। और आपको याद होगा साउथ से नॉर्थ की ओर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये दिशा किसकी है? आंसर है ये दिशा है पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। जितना भी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है ये उसकी डायरेक्शन है, तभी तो नीडल इधर की तरफ दिखाती है हमको। तो ये है पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, और इसको बेटा हम BE से प्रदर्शित करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र यहां पर दिखाती है। इसमें पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? साउथ से नॉर्थ होती है, तो साउथ से नॉर्थ ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। तो यहां पर BE क्या चीज है? BE है पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, BE बना दिया हमने दोनों में। अब यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहां है? ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो यहां पर हमारे लिए हॉरिजॉन्टल का काम ये करेगा। हॉरिजॉन्टल मींस क्षैतिज, और वर्टिकल डायरेक्शन ये वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर। अब इस फिगर में मुझे बताएं ये वाले कोण का नाम क्या रहेगा? ये तो दिक्पात कोण ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तलों के बीच का कोण है। अब नत्य अथवा नमन कोण को बताइए कि इस फिगर में नत्य अथवा नमन कोण हम कहां बनाएं? हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से चुंबकीय सुई जितना कोण ऊपर की तरफ बनाती है वो वाले एंगल को ही हम क्या बोलते हैं? कहां है ये वाला एंगल? यहां, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो कहां है फिर? ये वाला, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा? तो आपने तो उसको मना कर दिया था अभी, बोले ये नहीं है। अगर ये थीटा है तो एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल की वजह से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। इसलिए ये भी नत्य अथवा नमन कोण के बराबर होगा। एक्चुअल डीप एंगल यही वाला है, ठीक है। तो हमने दोनों तरह से बना के दिखा दिए कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट
ऐसी जगह रहता है जहां पर नीडल नीचे दिखाती है तो वो वाला फिगर बनाएगा। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसी जगह रहता है जहां पर नीडल ऐसा ऊपर दिखाती है, वो लोग ये वाला फिगर बनाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, बीई यहां पर क्या है, माना बीई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता, इसको हम बोलते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता, ये बीई यहां पर आप देख रहे हैं। थीटा क्या चीज हमने मान लिया, नति अथवा नमन कोण, एंगल ऑफ डिप। और ये टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो बीई और थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि नीडल या तो क्षैतिज से नीचे झुकी है या क्षैतिज से ऊपर उठी हुई है। इस फिगर में आइए, हम ये जो बीई की डायरेक्शन है बेटा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता, ये क्षैतिज से थीटा कोण झुकी हुई है। हम चाहें तो इसके दो घटक बना सकते हैं, एक बीई का क्षैतिज घटक बना सकते हैं, एक इसका ऊर्ध्वाधर घटक बना सकते हैं। इधर की तरफ जो घटक बनेगा वो कौन सा घटक होगा, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज घटक? तो क्षैतिज घटक को हम मान लेंगे H, ठीक रहेगा। या इसे लोग जो राइटर लोग हैं, कुछ लोग इसे BH मान लेते हैं। कैसे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। और इसका ऊर्ध्वाधर घटक किधर की तरफ होगा, इधर नीचे की तरफ, ये डायरेक्शन में होगा। या हम क्षैतिज घटक की तरह इसको भी थोड़ा ऐसा निकाल देते हैं। इसका सिंबल हमने क्या बनाया, BV, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक। ठीक है, इस फिगर में ये सब कहां है, ऐसे चुंबकीय सुई है तो इसके भी हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं। एक कंपोनेंट ऐसा बना सकते हैं, एक ऐसा ऊपर की तरफ बना सकते हैं। तो एक घटक इस डायरेक्शन पे बन सकता है। ये कौन सा घटक होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक। और इस दिशा में कौन सा घटक होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऊर्ध्वाधर घटक। याद रहेगा आपको? तो दो सिंबल और आ गए यहां पर, उनको भी हम नोट कर लेते हैं। BH क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। और BV हमने किसको माना है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक। दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? इतने में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो रहा है भाई? ठीक है, ओके। अब थोड़ा ध्यान से देखें, दोनों फिगर में आप देख सकते हैं BH की वैल्यू बता सकते हैं आप मुझे? नाउ BH इज इक्वल टू, BH क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। चाहे आप इससे ले लो चाहे इससे ले लो। अगर आप इससे ही ले लोगे, मैं एक फिगर को लेके आपको दिखा देता हूं, बनाना चाहिए जिससे दोनों से आएगा। इधर की तरफ क्या है, BE, तो इस BE का इधर की तरफ घटक कितना बनेगा, क्योंकि ये थीटा है तो BE cos थीटा बनेगा। तो BH इज इक्वल टू BE cos थीटा। और
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक भी बताइए। ये BE है तो इसका इस तरफ घटक कितना होगा BV, ये आ जाएगा BE साइन थीटा। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमने ये बनाई और दूसरी इक्वेशन हमने ये बनाई। याद रहेगा आपको? इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई किसी को? दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड BV इज इक्वल टू BE साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। BH और BE हमने निकाल लिए। अब हमने क्या करना है, हम कुछ इसमें कैलकुलेशंस करके देख सकते हैं। जैसे इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 को ऊपर लेना है, 1 को नीचे लेना है। इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड BV, लेफ्ट हैंड साइड इसका कितना है BH, राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 का क्या है BE साइन थीटा अपॉन इसका राइट हैंड साइड BE कॉस थीटा। BE से BE कैंसिल, ये क्या फॉर्मूला बना BV अपॉन BH इज इक्वल टू tan थीटा। ये एक रिलेशन है किसके किसके बीच का, ऊर्ध्व घटक, क्षैतिज घटक और एंगल ऑफ डिप जिसको आप नत अथवा नमन कोण बोलते हैं उसके बीच का ये आपका एक रिलेशन है। एक और कैलकुलेशन छोटा सा करना चाहते हैं हम। इक्वेशन 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो यहां पर हम करेंगे इक्वेशन 1 लेंगे, उसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, फिर इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर कर देंगे और दोनों का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर देंगे। तो पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करें। इसका स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा BH स्क्वायर। अब इसका भी लेफ्ट ले लें, इसका स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा, और दोनों को हमने करना क्या है, जोड़ना है। इधर की तरफ राइट हैंड साइड में आइए तो ये होगा BE स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसके राइट हैंड साइड देखेंगे तो BE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, इन दोनों टर्म से BE स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। BE स्क्वायर कॉमन होगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एंड यू ऑल नो that cos square theta plus sin square theta is the identity, a trigonometrical identity and its value is 1। तो जैसे ही हम इसकी जगह 1 लिखेंगे, 1 को BE स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर, implies that BE is equal to under root BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। ये BE का फॉर्मूला बन गया। और BE क्या था, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता है BE। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। और देखिए थोड़े से कैलकुलेशन हम आपको और करके दिखाएंगे, उन्हें भी आप जरा गौर करें। आप एक काम करते हैं, इसको उधर भेज दीजिए तो BV की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BV इज इक्वल टू BH इंटू tan थीटा। अब आप सोचेंगे इसमें कौन सी नई बात थी जो इसको अलग बना के दिखा दिया, कुछ तो होगा। देखिए क्या है, हमारी लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र नापते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करके हम अपनी लैब में जब मैग्नेटिक फील्ड नापते हैं ना, तो हम कौन सा मैग्नेटिक फील्ड मेजर कर पाते हैं। आंसर है क्योंकि हमारी लैब के सारे मूवमेंट, सारे टेबल, हमारी अर्थ, ये सब कैसी होती है, क्षैतिज।
तो हम उसी में सारे उपकरण अपने रखते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करके हम सिर्फ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ही नाप पाते हैं। तो लैब में हमको दो चीजें नापना आता है। एक नापना आता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और दूसरा नापना आता है हमको नत अथवा नमन कोण। कैसे? डिप सर्कल से। याद आया आपको? नतिमापी से। तो हमको ये भी नापना आता है, हमको ये भी नापना आता है। अब अगर हमको BH भी मेजर करना आता है, थीटा भी मेजर करना आता है, तो हम दोनों की वैल्यू लिख देंगे तो हम क्या मिल जाएगा? हमको ऊर्ध्वाधर घटक मिल जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि BV हमको नापना नहीं आता। समझ आया? ये खास बात है इस फॉर्मूले में। और देखिए, अब मैंने आपको बताया कि लैब में हमको क्या क्या मेजर करना आता है। BH, थीटा, ये दोनों चीज मेजर कर सकते हैं। अल्फा की बात नहीं हो रही तो हम नहीं कर रहे हैं। BH और थीटा मेजर करना हमको आता है। अब बड़ा अचंभे की बात है कि हमको BH नापना आता है थीटा, पर हमको BE नापना लैब में नहीं आता, जबकि BE ही तो क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता। तो अगर हमको इसको कभी निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे? फिर हम क्या नाप सकते हैं? BH नाप सकते हैं, थीटा नाप सकते हैं। अगर हमको कभी BE निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे? बड़ा इजी है। इस फॉर्मूले को देखें बेटा। अंडर रूट BH की जगह पर हम BH लिखेंगे, BV की जगह पर क्या लिख सकते हैं? और उसका स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा आपको। तो स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो BH स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, देन BE इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी, दोनों से BH स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। यहां बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देन BE इज इक्वल टू अंडर रूट BH स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सभी लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से BE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? BH स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेना है। ये आ जाएगा BH सेक थीटा। अब देखिए, आपको लैब में क्या क्या मेजर करना आता है? BH और थीटा। तो हम लैब में BH भी नाप लेंगे, हम लैब में सेक थीटा भी नाप लेंगे, थीटा नाप लेंगे, तो उससे सेक थीटा मिल जाएगा हमको। तो BH हम मेजर कर सकते हैं, थीटा मेजर कर सकते हैं, और जैसे ही आप वैल्यू लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? हमको BE मिल जाएगा। तो हमने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्या निकाल ली? संपूर्ण तीव्रता भी निकाल ली। सारा कैलकुलेशन हम कर सकते हैं अगर हम थीटा और BH नाप लेते हैं तो। समझ आया आपको? तो इस तरह से ये आपके कुछ फॉर्मूले बन जाएंगे। आप चाहें तो BE का एक फॉर्मूला आप और बना सकते हैं। देखो, अभी बेटा हमने क्या किया है? BH स्क्वायर को ऐसे ही रखा, BV स्क्वायर का BV का मान लिखा है यहां से। अगर हम BV को ऐसे ही लिखे रहे हैं और BH का मान वहां से निकाल के लिखें तो भी BE का एक सूत्र आ जाएगा और वो फॉर्मूला आपको मिलेगा। BE इज इक्वल टू BV कॉसेक थीटा आपको मिलेगा। आप सॉल्व करके देखिए, ये आपको मिलेगा। लेकिन ये उतना ज्यादा स्पेशल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में कौन आता है? थीटा और BV। हमको इन दोनों में से मेजर करना किसको आता है? BV हम नहीं नाप पाते ना, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको मेजर करना नहीं आता हमको, इसलिए स्पेशल फॉर्मूला वो ऊपर वाला है। अब आप मुझे बताएं, क्या दोनों फिगर से कैलकुलेशन आपको समझ आई कि नहीं आई? भाई आ गए? तो प्लीज आप इसको नोट कर लें। इसका जो 5वां पॉइंट हमको पढ़ना है वो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उसको स्टडी करना है। तो मैं आपको बताऊं, मेनली जो
परिवर्तन होता है, जो वेरिएशन होता है, वो दो तरीके का होता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक स्थान के साथ बदलना होता है और दूसरा टाइम के साथ बदलना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, स्थान के साथ परिवर्तन। स्थान के साथ परिवर्तन का मतलब ये है कि आप यहां पर, जहां पर ही आप रहते हैं, वहां पर आपने BH नापा, थीटा मेजर किया, सारा कुछ कैलकुलेशन यहां पर करते हैं आप। अगर यही सारा कैलकुलेशन किसी दूसरी जगह पर आप करते हैं, किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, वहां पर आप करते हैं, तो आप पाएंगे कि ये सारी वैल्यूज यहां से बिल्कुल अलग हो जाती हैं। BH का मान भी डिफरेंट होगा, वहां थीटा भी डिफरेंट आता है, सारी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है, जो कि स्थान बदलने से हो जाता है, कि जब भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बदल जाता है, थीटा भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से BE भी चेंज हो जाता है, BH भी चेंज हो जाता है, थीटा, जिसकी वजह से BE भी बदल जाता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर ये सारी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। एक तो परिवर्तन ये वाला है, इसमें हम एक लाइन नोट कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर BE, थीटा, BH परिवर्तित हो जाते हैं। एक तो ये है, दूसरा जो परिवर्तन हमको देखना है वो है परिवर्तन समय के साथ परिवर्तन। समय के साथ परिवर्तन, टाइम के साथ भी चेंज होता है। टाइम के साथ परिवर्तन में हम 2 पॉइंट में स्टडी करेंगे टाइम के साथ जो परिवर्तन इसका होगा। एक होगा लघुकालिक परिवर्तन, जिसे आप बोलते हैं शॉर्ट टाइम वेरिएशन। लघुकालिक परिवर्तन। और एक दूसरा होता है जिसे हम पढ़ते हैं दीर्घकालिक परिवर्तन। दीर्घकालिक परिवर्तन जिसे आप लॉन्ग टाइम वेरिएशन कहते हैं। दीर्घकालिक परिवर्तन और लघुकालिक परिवर्तन, शॉर्ट टाइम वेरिएशन, लॉन्ग टाइम वेरिएशन। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ये शॉर्ट टाइम वेरिएशन में क्या दिखता है हमको। शॉर्ट टाइम वेरिएशन में क्या होता है कि जैसे जहां पर भी हम है वहां पर हमने जब मैग्नेटिक फील्ड मेजर किया तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम तो मेजर करते हैं, नापते हैं। तो अगर हम आज BH मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक, तो आप उसकी कुछ वैल्यू मिलेगी आपको। और ऐसा हो सकता है कि जब आप कल मेजर करोगे, फिर से पूरा एक्सपेरिमेंट वैसे ही करोगे और उससे जब आप BH नापोगे तो वो BH की वैल्यू चेंज हो जाती है, बदल जाती है BH की वैल्यू। तो बड़ी जल्दी जल्दी बदल जाती है, आज कुछ और आएगी, कल कुछ और आ सकती है, और अगले दिन मेजर करोगे तो BH की वैल्यू फिर बदल जाती है। ये वैल्यू क्यों बदल जाती है, इसके लिए एक छोटी सी चीज है, मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए एक तो हमारी पृथ्वी का खुद का चुंबकीय क्षेत्र है अपना, जिसको हम BH अभी पढ़ रहे हैं। दूसरा, सूर्य का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वहां से लगातार जो आयन होते हैं वो ऐसा थ्रोन आउट किए जाते हैं, लगातार वहां से चार्जेस आयन निकलते हैं और वो चार्जेस
ऐसा आसमान में आंधी जैसे चलते रहते हैं, कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर। अब होता क्या है कि जब आसमान में जो वो आयंस हैं, अब हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नाप रहे हैं। यहां पर जब हम नापने के लिए अपना सारा सेटअप लगाया, इंस्ट्रूमेंट हमने सेट किया, उसी समय जब हम मेजर कर रहे थे, उसी समय वो जो आयंस थे, चार्जेस की एक आंधी जैसे वो चार्जेस यहां से ऐसे निकल पड़े। अगर वो आवेश यहां से ऐसा निकल पड़े तो आवेश गति कर रहे हैं ना, और आवेश गति जब करता है तो उससे क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र। आपको याद होगा, आवेश, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो हम जिस चुंबकीय क्षेत्र को नापने बैठे थे वो तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र था, लेकिन उसी समय यहां से आवेशों की ऐसे आंधी गई जिसे सोलर विंड भी कहते हैं। सोलर विंड इसको बोला जाता है क्योंकि सोलर पार्टिकल्स निकलते हैं तो वो जब पार्टिकल यहां से निकले तो उनके चलने से करंट बनी और करंट से भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब क्या हुआ कि हम जिस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड नापने बैठे थे वहां पर अब कितने मैग्नेटिक फील्ड हो गए? दो, एक हमारी पृथ्वी का और एक उस सोलर विंड का मैग्नेटिक फील्ड। तो हम जो नापते हैं वो हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और सोलर विंड के द्वारा बने चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी नापते हैं। तो आज हमने नापा, आज सोलर विंड नहीं थी तो केवल पृथ्वी वाला मेजर हुआ। कल हम नाप रहे हैं तो हमारी अर्थ के साथ साथ सोलर विंड का मैग्नेटिक फील्ड भी उसमें नाप के आ गया, तो दोनों का परिणामी आ गया। तो परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं? बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये वाला चेंज बड़ी जल्दी जल्दी हो सकता है। आप एक दिन में 2 बार नापो, आपको अलग अलग वैल्यू मिल सकती है। तो ये परिवर्तन किसकी वजह से होता है? ये वाला जो परिवर्तन होता है, दिस वेरिएशन इज ड्यू टू सोलर विंड। ये सोलर विंड की वजह से परिवर्तन आपको देखने को मिलता है और बड़ी जल्दी जल्दी देखने को मिलता है, तभी हमने इसका नाम रखा शॉर्ट टाइम वेरिएशन। क्या ये चीज समझ आ गई आप सभी को? नहीं आया? आया? ऐसे दीर्घकालिक परिवर्तन जो होता है आपका लॉन्ग टाइम वेरिएशन, उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ जो कि अभी यहां पर है, क्योंकि यहां पर क्या था? जियोग्राफिकल नॉर्थ, यहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ। हम क्या देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो रोज का रोज धीरे धीरे पश्चिम की ओर खिसक रहा है। अगर आज आप देखोगे नॉर्थ आपको यहां मिला है, आप 10 साल 50 साल के बाद देखोगे ये मैग्नेटिक नॉर्थ पश्चिम की ओर थोड़ा खिसक के यहां मिलता है। फिर आपको नॉर्थ ऐसे खिसकता है पश्चिम की तरफ, साउथ ऐसा खिसक जाता है पूर्व की तरफ, क्योंकि पूरी एक्सिस ऐसे चलेगी ना। और 50 साल बाद हमने देखा ये यहां पर आ गया, उधर साउथ भी ऐसा हो रहा है। तो ये हो रहा है लगातार। और 50 साल बाद देखा ये यहां पर आ गया, तो साउथ भी यहां पर आ गया ऐसे इस जगह पर। समझ आ रहा है आपको? तो हम क्या देख रहे हैं? लंबा समय लगता है लेकिन हो रहा है ये कि लगातार चुंबकीय उत्तर पश्चिम की ओर ऐसा खिसकते जा रहा है। और हमें अभी तक मेजर करते हुए केवल 250-250 साल ही हो पाए हैं, बस 250-250 साल ही हो पाए हैं। अब हम सोचते ये हैं कि अगर आज के 1000 साल बाद हम देखेंगे, क्योंकि वो तो रोज लगातार पश्चिम की ओर हमको जाते हुए नजर आ रहा है, अगर हम आज के 1000 साल बाद 10,000 साल बाद देखेंगे तो क्या ऐसा हो जाएगा कि ये नॉर्थ खिसकते खिसकते यहां पर आ जाएगा और यहां का साउथ खिसकते खिसकते यहां पर आ जाएगा? हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि जब चल रहा है, अगर ये पॉइंट ऐसे जा रहा है तो एक न एक दिन तो यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? 10,000 साल लग जाए, 20,000 साल लग जाए, लेकिन यहां पहुंचेगा। और उसका साउथ कहां आ जाएगा? यहां। हो भी सकता है, लेकिन एक्चुअल हम नहीं कह सकते कि ये वाकई में होगा या नहीं होगा। हो सकता है।
तो कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर ये नॉर्थ पश्चिम की ओर जा रहा है तो आज के 10,000, 20,000, 50,000 साल बाद जो नापेगा उसको ये नॉर्थ यहां नहीं मिलेगा, उसको ये नॉर्थ जाके यहां मिलेगा और साउथ उसको यहां मिलेगा। तो ये परिवर्तन बहुत लंबे समय का परिवर्तन है, इसलिए इसको किसमें रखा गया? लॉन्ग टाइम वेरिएशन। तो कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं, उनका क्या सोचना है? कुछ वैज्ञानिकों का सोचना है कि ये नॉर्थ कभी भी यहां नहीं जा पाएगा, चाहे जितने साल गुजर जाए ये नॉर्थ कभी यहां नहीं जा सकता। क्यों? उनको लगता है कि नॉर्थ यहां तक ऐसा जाएगा, फिर ये वापस आएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ये वापस आएगा। वो ऐसा क्यों सोचते हैं भाई? वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारी अर्थ, हमारे पूरे ब्रह्मांड, इनका कोई भी मोशन आप ले लें, सारा का सारा मोशन दोलनी गति मिलेगी आपको। सारे के सारे मोशन यहां पर ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। और ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, आप देखते हैं रोज एक निश्चित समय के बाद सूर्य उसी तरफ से निकलता है, फिर एक निश्चित दिशा में जाके सेट हो जाता है, छुप जाता है, फिर उसी दिशा में निकलता है, फिर छिप जाता है। कोई भी चीज आप देखें हमारी दुनिया में, यहां पर एक ऑसिलेटरी मोशन होता है, दोलनी गति होती है। और अगर ये दोलनी गति होती है तो उनको ये लगता है ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ अभी ऐसे जाएगा, फिर रुकेगा और फिर वापस आएगा, ऐसे फिर ऐसे जाएगा, रुकेगा, फिर वापस आएगा और ये होगा नॉर्थ में। तो ये नॉर्थ कभी यहां नहीं जा पाएगा। और ऐसा क्यों सोचते हैं कि दोलनी गति होगी इसमें? क्योंकि जिस समय पृथ्वी किसी तारे से टूटकर अलग हुई उस समय ये कैसी थी? बिल्कुल गर्म थी। अब एटमॉस्फेयर में आने की वजह से इसका ऊपर का हिस्सा कैसा हो गया? ठंडा। लेकिन अंदर अभी भी उनका मानना है कि अंदर क्या भरा हुआ है? अभी पिघली हुई अवस्था में मटेरियल भरा हुआ है। अंदर ना मानो तो बाहर का एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर खुद भी अपने आप में एक लिक्विड की तरह काम करता है। एटमॉस्फेयर अपने आप में खुद एक लिक्विड की तरह बिहेव करता है और उसी में हमारी पृथ्वी है ये। अब आप सोचिए, एक कटोरा लेते हैं, उस कटोरे में हमने पानी भर दिया, पानी भर के कटोरे को हमने ऐसा हिला दिया और ऐसा हिलाने के साथ हमने उसको घुमा भी दिया। पृथ्वी में दोनों मोशन हो रहे हैं, रोटेट भी करा दिया। आप सोचिए उसके अंदर का भरा पानी क्या करेगा? दो गतियां करेगा, एक तो ऐसे घूमेगा वो और दूसरा ऐसा ऐसा मोशन भी करेगा। तो इस पृथ्वी में यही मोशन हो रहा है। तो अब ये एक्सिस है नॉर्थ, ये नॉर्थ पहले ऐसा जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा, यही होता रहेगा। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है। तो कुछ साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा 10,000, 20,000, 50,000 सालों के बाद कि इसका मैग्नेटिक नॉर्थ कहां पहुंच जाएगा? साउथ पे, और मैग्नेटिक साउथ कहां पर आ जाएगा? नॉर्थ पे। कुछ ऐसा बताते हैं, कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि यह दोलनी गति करता है क्योंकि एटमॉस्फेयर इज लिक्विड इटसेल्फ, वो खुद अपने आप में एक लिक्विड की तरह बिहेव करता है और उसी एटमॉस्फेयर में हमारी अर्थ है। तो नॉर्थ ऐसे जाएगा, फिर ऐसा आएगा, दोलनी गति उसमें होगी और ये कभी भी साउथ में नहीं जा सकता। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं। जिन वैज्ञानिकों ने पहली वाली बात बताई उनको भी नोबेल प्राइज मिल गया, जिन्होंने ये वाली बात बताई उनको भी नोबेल प्राइज मिल गया। लेकिन ये हो रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है हमको। तो इस तरीके से ये कौन से परिवर्तन है? लॉन्ग टाइम वेरिएशन। क्योंकि ये हर रोज नहीं होते, इनके होने के लिए हजारों साल लग जाएंगे। ठीक है। सो दीज आर द वेरिएशन जो कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में हमको देखने का मौका मिलता है। एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द पॉइंट्स related to our Earth's magnetic field, and we have completed our this lesson. And at the next class we will study at the next lesson, that is electromagnetic induction. And I hope कि आपको ये पूरा समझ में भी आया होगा। अर्थ का मैग्नेटिज्म नहीं समझ में आया आपको? आया? तो आज हम इतना ही रखते हैं फिजिक्स में, आगे और भी पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।